नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार में अवैध दरगाह पर वन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वन भूमि पर बनी दरगाह पर विभाग का नोटिस चस्पा किया गया है। वैध दस्तावेज 15 दिनों के अंदर पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में रखी गई है एक और दरगाह। और आपको बता दें कि दरगाह पर वन विभाग की सख्ती शुरू हो चुकी है, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व की करीब 5 बीघा संरक्षित वन विभाग पर बनी दरगाह को अवैध मानते हुए कार्रवाई शुरू की गई है। विभाग ने स्थान पर नोटिस चस्पा कर दिया है और 15 दिनों के अंदर निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय सीमा में प्रमाण न मिलने पर पूरी संरचना को अवैध घोषित कर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो वही सरकार का संदेश साफ है कि वन भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल वन विभाग के नोटिस के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आने वाले 15 दिन की तय सीमा में अपने दस्तावेज पेश कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर वैध दस्तावेज नहीं मिले तो प्रशासन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। हालांकि नोटिस यहाँ पर जरूर दे दिया गया है। हालांकि अब देखने वाली बात यही होगी कि दरगाह कमेटी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है, क्योंकि 15 दिनों का वक्त दिया गया है और कहा गया है कि जितने भी कागजात हैं उसे इन्हीं 15 दिनों के अंदर अब दाखिल करना होगा। और देखने वाली बात कि अब दरगाह कमेटी की तरफ से क्या कुछ दायर किया जाता है। मैं दरगाह का फॉलोअर्स हूँ, जैसे अनुयायी होता है, आने वाले जैसे श्रद्धालु होते हैं, मैं उस टाइप से हूँ। ये 11 तारीख में नोटिस लगाया गया था शाम को 4 बजे के आसपास, ठीक है। और 15 दिन का इसमें टाइम मिला है और उसका हमने राजाजी नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व ने लगाया है। तो उनको हमने अपना जवाब यानी कि नोटिस का जवाब देना है 15 दिन के अंदर अंदर। इसी बीच हमारे साथ विश्वास सैनी जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। विश्वास, बकायदा नोटिस दे दिया गया है, क्या लगता है अब दरगाह कमेटी की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर दस्तावेजों को पेश किया जाएगा? दरगाह कमेटी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? यह देखिए तरन्नुम, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दरगाह को लेकर ये अभी कार्रवाई शुरू हुई है और मुख्यमंत्री के आदेश है कि अवैध अतिक्रमण जितना भी उत्तराखंड के अंदर कहीं भी अवैध अतिक्रमण होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो इसको लेकर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से प्रशासन जो जागरूक हुआ है, प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई शुरू की है, तो मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर की शाम को राजाजी नेशनल पार्क की तरफ से दरगाह पर जाकर नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें दरगाह को 15 दिन का जो समय है वो दिया गया है कि अपने स्वामित्व के जितने भी वैध कागज हैं वो एक बार जो जरूर जमा करा, जिससे कि वैध का पता लगे। अदरवाइज 15 दिन बाद क्या है कि इस दरगाह पर अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, अवैध अतिक्रमण को हटाने की, और प्रशासन जो है वो उसका जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें, हरिद्वार में जो पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व की जो दरगाह की जो 5 बीघा की संरक्षित वन भूमि है उस पर जाकर ये जो दरगाह है वहां पर वो बनी हुई है। और जो अनुयायी है वो बताते हैं कि ये जो दरगाह है ये 200 साल पुरानी है। तो इसको लेकर जो प्रशासन है इसने पहले भी 2.5 साल पहले भी इस तरह की जो कार्रवाई है नोटिस की वो भी कार्रवाई की थी। और उस टाइम पे जो दरगाह के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने इसको लेकर एक सर कोर्ट से स्टे लिया था। स्टे के बाद ये जो कार्रवाई थी वो वही थम गई थी। लेकिन उसके 2.5 साल बाद तुरंत अभी जो मुख्यमंत्री के आदेश हुए हैं अवैध अतिक्रमण हटाने का लेकर, तो उसको लेकर प्रशासन ने विश्वास, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जो नोटिस लगाया गया है, नोटिस में किन किन बातों का जिक्र किया गया है? ये देखिए, जिस तरीके से अभी नोटिस जो वहां पर चस्पा किया गया है उसमें जो व्यवस्थापक है उनको कहा गया है कि अपने 15 दिन के अंदर अंदर अपने जो कागज हैं वो अपने कागज वहां पर जमा करें, जिससे कि वैधता के इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगर वैधता की जानकारी अगर नहीं मिल पाती है या व्यवस्थापक की तरफ से कभी कोई कार्रवाई इसमें नहीं होती है तो इस पर लेकर प्रशासन जो है वो इसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो करेगा। और कहीं ना कहीं इसमें जो कार्रवाई है प्रशासन की पीले पंजे की वो कार्रवाई देखी जा सकती है। जी बिल्कुल विश्वास, आप नजरें बना रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी सरकार के रिवर्स पलायन के दावे पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपनी राजनीतिक जरूरत के अनुसार आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, लेकिन आम जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार के पास कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि कुंभ स्नान और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या के आंकड़े सरकार के पास मौजूद रहते हैं, लेकिन उपनल कर्मचारियों की संख्या, महाकुंभ में लगी आग, भगदड़ और उसमें हुई मौतों का
या इंडिगो की अनियमितताओं से परेशान यात्रियों का कोई भी आंकड़ा सरकार के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि आंखें बंद करने से समस्या खत्म नहीं होगी, सरकार को सच्चाई स्वीकार कर उस पर काम करना होगा। पार्टी आंकड़ों के खेल में माहिर है और ये आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। चाहे वो मैं कहूँ कुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया उसके आंकड़े हो, चार धाम यात्रा में कितने लोगों ने दर्शन किया उसके आंकड़े हो, लेकिन जहां आंकड़े आम जनता के हित के लिए होते हैं, जैसे उपनल कर्मचारियों का आंकड़ा इनके पास जो है नहीं था। किस तरीके से महाकुंभ जब हुआ वहां पे जो आग लगी, जो दहशत हुई, जो भगदड़ हुई, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसका आंकड़ा इनके पास नहीं था। उत्तराखंड में सशक्त लोक आयुक्त की मांग फिर से तेज। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के अध्यक्ष ने जताई है नाराजगी। लोक आयुक्त की नियुक्ति न होने पर जताई नाराजगी। लोक आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आमरण अनशन। अन्ना हजारे महाराष्ट्र में 30 जनवरी से अनशन करेंगे। उत्तराखंड में सशक्त लोक आयुक्त की मांग एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है, जहां पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने लोक आयुक्त की नियुक्ति न होने पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत व्यवस्था के लिए लोक आयुक्त का गठन बेहद जरूरी है और बताया है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे महाराष्ट्र में लोक आयुक्त अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग को लेकर 30 जनवरी 2026 से रालेगंज सिद्धि में आमरण अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि यह अनशन जनहित में भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने के लिए है और ये भी कहा गया कि उत्तराखंड में लोक आयुक्त अधिनियम 2014 में पारित हो चुका है। इसके बावजूद अब तक लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट कई बार राज्य सरकार को इस संबंध में निर्देश दे चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोक आयुक्त कार्यालय पर हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन लोक आयुक्त की नियुक्ति न होने से ये खर्च बेकार साबित हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ हिमांशु बरबोला लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक बार फिर से लोक आयुक्त की नियुक्ति की मांग उठी है और ऐसे में आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से तरन्नुम, देखिए उत्तराखंड में जो है लोकायुक्त की मांग एक बार फिर से उठी है। कारण यह है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की सबसे पहले मांग जो हुई थी वो 2002 में हुई थी। 2002 से लेकर 2013 तक यहाँ पर लोकायुक्त रहे हैं। इसके बाद की बात कर ली जाए तो 2014 से इसके यहाँ पर लोकायुक्त उत्तराखंड में नहीं रही। तो ऐसे में लगातार चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की बात कर ली जाए, यूकेडी की बात कर ली जाए, या जो भी उत्तराखंड से संबंधित अन्य दल हैं, वो लगातार सरकार से लोकायुक्त की मांग कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में लोकायुक्त का ऑफिस पहले से है, तमाम जो कार्य उनके अधिकारी हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं, ऑफिस का रेंट जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि इसके साथ जो सैलरी है वो भी लगातार जारी है, लेकिन लोकायुक्त नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब तक लोकायुक्त नहीं है तो ऐसे ऑफिस का करना क्या है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी जो है मुखर होकर सामने आया और उसने एक बार फिर से जो है लोकायुक्त की मांग की है कि उत्तराखंड में लोकायुक्त होना बहुत जरूरी है। लोकायुक्त का अर्थ यह है कि जो प्रशासन है उसकी जांच करना लोकायुक्त का काम है, लेकिन उत्तराखंड में लोकायुक्त जब है ही नहीं तो उसके जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, क्योंकि लगातार उनको सैलरी जा रही है, सैलरी के साथ साथ ऑफिस का रेंट, वो तमाम कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त न होने के कारण जो है कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसी जांचें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में यही कोशिश की जा रही है कि लगातार लोकायुक्त की मांग जो है उत्तराखंड में की जाए। हालांकि 2002 से 2013 तक उत्तराखंड में लोकायुक्त जरूर थे, लेकिन 2014 से ये पद अभी तक जो है पूरी तरीके से खाली है। जी हिमांशु, क्या लगता है, क्योंकि साफ तौर पर ऐलान इस बात का भी किया है कि जनवरी में आंदोलन पर बैठ जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो? देखिए, जिस तरीके से जनवरी 2026 में महाराष्ट्र में जो है अन्ना हजारे एक बार लोकायुक्त के पूर्ण मांग को लेकर बैठेंगे कि पूर्ण तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाए। इसी क्रम में उत्तराखंड में जो है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी भी जो है पूर्ण क्रियान्वयन को लेकर जो है ये आमरण अनशन करने जा रही है। और माना यह जा रहा है कि जो है लोकायुक्त की मांग क्योंकि लगातार पहले से की जा रही थी और ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को निर्देश दिए गए थे कि लोकायुक्त उत्तराखंड में होना जरूरी है और जल्द से जल्द जो है लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में ये कहा
कहा जा सकता है कि आमरण अनशन के बाद क्या कुछ हल निकल पाएगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन 2014 से अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है हाईकोर्ट के निर्देशों पर भी, तो ये भी एक अचरज की स्थिति है कि हाईकोर्ट के जो आदेश हैं उनको राज्य सरकार नहीं मान रही है, चाहे सरकार कोई सी भी रही। जी बिल्कुल। और हिमांशु, देखने वाली बात ये भी होगा कि क्या सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन पहुंचता है बात करने के लिए या नहीं। नजरें बनाए रखिएगा और बने रहिएगा, आप और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुनस्यारी में खेल मैदान में भारी कमी देखने को मिली है। स्थानीय बच्चों खिलाड़ियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा मैदान महोत्सव के कारण व्यस्त है। राजकीय इंटर कॉलेज का ये मैदान अब हेलीपैड बन चुका है। खिलाड़ियों ने प्रशासन से खेल मैदान की मांग की है। मुनस्यारी क्षेत्र में खेल मैदान की भारी कमी के चलते स्थानीय खिलाड़ी बच्चों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि मुनस्यारी नगर में वर्तमान में मात्र एक ही खेल मैदान उपलब्ध है, जहां पर आए दिन कई सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियां आयोजित होती रहती हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग और चंदे से जोहर क्लब खेल मैदान का निर्माण किया गया था, जिसमें अब इलाके के बच्चे और खिलाड़ी नियमित अभ्यास करते थे। लेकिन इन दिनों मुनस्यारी महोत्सव के आयोजन के कारण ये पूरा मैदान लगभग 20 दिनों तक व्यस्त है, जिससे खिलाड़ियों का अभ्यास बाधित हो गया है। खिलाड़ियों के लिए दूसरा विकल्प राजकीय इंटर कॉलेज का खेल मैदान था, लेकिन प्रशासन ने वहां हेलीपैड का निर्माण करा दिया। स्थानीय खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने प्रशासन से जल्द स्थानीय खेल मैदान की व्यवस्था करने की मांग रखी है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अभी मेरे बहुत सारे लड़के आगे खेलते भी हैं, वो अच्छे अच्छे क्लबों में खेलते हैं, कोई आई लीग की टीम से भी खेल रहे हैं। एकमात्र फील्ड यहाँ जोहर क्लब फील्ड है, जो कि लगातार उसमें कार्यक्रम होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते उसमें। दूसरा हमारा हेलीपैड जो ग्राउंड हुआ करता था, इसमें पूरा हेलीपैड बना दिया गया है, जो कि इंटर कॉलेज का एक ग्राउंड हुआ करता था। दूसरा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, बच्चे अभी सीमेंट में खेल रहे हैं। ऐसे करके खेलो इंडिया प्रोजेक्ट तो आप ये जीरो ही मान लीजिए। अगर मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अदर जगह कोई फील्ड बना के बच्चों के लिए खेलने के लिए। बस एक ही ग्राउंड है, वो नीचे जोहर क्लब में है, और जो भी कार्यक्रम होता है सारा वहीं पे होता है। तो हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, और हम मतलब हमें खेल में बहुत रुचि है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमें एक ग्राउंड दें। हमारे पास एक ही ग्राउंड है जो जोहर क्लब का है। वहाँ मुनस्यारी महोत्सव चल रहा है अभी, वहाँ सभी कार्यक्रम होते हैं, जिससे हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ। तो चलिए सीधा हिमांशु का रुख कर लेते, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, खेल प्रेमियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ खेल का मैदान एक है और ऐसे में प्रैक्टिस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बाधा है। निश्चित रूप से तरन्नुम, देखिए मुनस्यारी का ये मामला है जहां पर एक ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन प्रशासनिक गतिविधियां वहां पर होती है, तो ऐसे में जो है बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। जहां पर वो बच्चे वर्तमान में खेल रहे हैं वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो है ग्राउंड, लेकिन उसे भी जो है हेलीपैड में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही ये क्योंकि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का मामला है, लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड की हालत देखा जाए तो यही हालत पूरे उत्तराखंड की है, क्योंकि राजधानी देहरादून की भी अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो प्रोफेशनल जो ग्राउंड है वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो उन्हीं के लिए हैं जो सरकारी स्पोर्ट्स कोटे से जो है प्रैक्टिस करते हैं और अपनी उसमें ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि जो ओपन ग्राउंड की बात कर ली जाए राजधानी देहरादून में भी खासतौर पर, तो पहले परेड ग्राउंड हुआ करता था जिसे स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया गया। इसके बाद जो है एक ग्राउंड हुआ करता था, उसके बगल पर भी जो है लगातार गतिविधियां की जा रही है, महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, सरकारी गतिविधियां वहां पर होती हैं। तो ऐसे में जो है वहां पर भी बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिलता है। और पहाड़ी क्षेत्रों की खासतौर पर बात कर ली जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी बड़ी मैदान होते हैं वहां पर कभी हेलीपैड बना दिए जाते हैं, कभी प्रशासनिक कार्य किए वहां पर कराए जाते हैं। तो ऐसा हर क्षेत्र में है, लेकिन लगातार सरकार दावा करती है कि हमारे पास जो है देवभूमि के बाद हम खेल भूमि बने हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि वो खेल भूमि बनी कहां पर है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली जाए पिछले वर्ष जो है यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, और 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, लेकिन वो मैदानी क्षेत्रों में बड़ा, पौड़ी में बड़ा या फिर
उधम सिंह नगर में बढ़ा, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी जस का तस है। लोग तरसते हैं वहां पर खेलने के लिए। एक ही ग्राउंड में लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो वॉलीबॉल जैसे जो गेम्स होते हैं वो भी खेलते हैं। और कुछ लोग जो है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए भी जो प्रोफेशनल खेल खेलते हैं, तो उन्हीं सब के बीच में खेलना पड़ता है। तो ये सरकार का एक जरूर कोलैप्स इसे कहा जा सकता है कि दावा तो बड़े करती है। हालांकि खेल मंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि हमारे पास जो है लगातार खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं, ये सिर्फ मुनस्यारी क्षेत्र का नहीं बल्कि ये अन्य क्षेत्रों की भी यही स्थिति है। चाहे हिमांशु, ऐसे में इस पूरे गोपेश्वर मामले को की लेकर बात कर, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए जहां तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है। और कारण ये है कि जहां पर भी हवाई क्षेत्रों को लगातार उत्तराखंड में जो है विकसित किया जा रहा है, और मुनस्यारी भी उनमें से एक क्षेत्र है जहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है लगातार हेलीकॉप्टर चलाए जा रहे हैं, और हेलीकॉप्टर की मदद से जो है ताकि पर्यटकों को सुगम रास्ता मिल सके। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि उत्तराखंड को संवारने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं लगातार जो प्रशासनिक गतिविधियां हो रही हैं तो उसके चलते वो भी दबाव में है। बिल्कुल, और हिमांशु, देखने वाली बात यही होगी कि अब खिलाड़ियों की जो मांग है वो कब सरकार की तरफ से पूरा किया जाता है, और या फिर इसका क्या कुछ विकल्प निकलता है। नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत में डीएम मनीष कुमार ने पूर्णागिरी धाम में निर्माणाधीन रोपवे परियोजना का यहां पर स्थलीय निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की है, और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर ने जिला अधिकारियों को रोपवे की तकनीकी पहलुओं और प्रगति की जानकारी दी। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि रोपवे की कुल लंबाई 950 मीटर है, जिसमें कुल 2 ट्रॉलियां संचालित होंगी। प्रत्येक ट्रॉली में एक समय में 65 श्रद्धालु सवार हो सकेंगे। ये रोपवे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लगभग 250 मीटर की ऊंचाई मात्र 7 मिनट में तय करेगा, जिससे प्रति घंटे 800 से अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुनिश्चित होगी। बता दें कि रोपवे के संचालन से पूर्णागिरी मार्ग पर हनुमान चट्टी से काली मंदिर तक का लगभग 6 किलोमीटर का पैदल सड़क मार्ग कम हो जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं जिला अधिकारी ने आगामी पूर्णागिरी मेले के लिए अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाएं समस्या से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को बटनघाट क्षेत्र में सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए कई विकल्पों पर जल्द कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन सीजन की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में आने वाले दिनों में क्रिसमस, विंटर कार्निवल और न्यू ईयर के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है। और ऐसे में स्नोफॉल देखने और जश्न मनाने के लिए पर्यटक पहाड़ी इलाकों का रुख करेंगे। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन के सामने ड्रिंक एंड ड्राइविंग और हुड़दंग सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इसी को देखते हुए देहरादून पुलिस ने इस बार सख्त तैयारी की है। हुड़दंग और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजित सिंह ने बताया कि अल्कोहल मीटर के साथ पुलिस टीमों को तैनात किया गया, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्यटन के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, आपकी बात एकदम ठीक है कि जो इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, खासकर जैसे न्यू ईयर को भी एक फेस्टिवल के रूप में लोग मनाने लगे हैं ऐसे, तो यहाँ पर देखा गया है कि जो बाहरी प्रदेशों से आते हैं कभी कभी जो है उसको एक हुड़दंग के रूप में या ड्रिंक एंड ड्राइविंग के रूप में उसको जरूर बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, और इस तरह लड़ाई झगड़े की भी संभावना रहती है। तो इसको देखते हुए जो हमारा जो एल्कोमीटर की चेकिंग है वो हमने बढ़ा दी है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए जहाँ पर यात्री जाते हैं, खासकर हमारा जो बाहर की चेक पोस्ट है या मसूरी जाने वाले रास्ते हैं, उन पर हम रैंडम जो है एल्कोमीटर से चेकिंग करेंगे। खबर खटीमा से है। खटीमा में पुलिस और तुषार की हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है, जहां पर मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि तुषार की हत्या में कुल 3 लोग शामिल हैं, जिसमें से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामले में 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात जारी है। वार्ड नंबर 10 गोटिया में खटीमा उम्र
राष्ट्रीय एलिट सीनियर पुरुष और महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए यहां पर तमाम तैयारियां देखने को मिली। उत्तराखंड टीम के चयन ट्रायल रामनगर में आयोजित किया जा रहा है और इस ट्रायल में प्रदेश के नामचीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि रामनगर के राजकीय महाविद्यालय परिसर स्थित बॉक्सिंग रिंग में राष्ट्रीय एलिट सीनियर पुरुष और महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड टीम के चयन ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं और इस चयन प्रक्रिया में प्रदेश भर से आए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड टीम में जगह बनाई जा सके। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जानकारी देते हुए बॉक्सिंग कोच नंदन नेगी ने बताया कि ट्रायल में 10 ब्लॉक और 10 बालिकाओं का चयन किया गया और इस ट्रायल में कई अनुभवी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर भी हिस्सा ले रहे हैं। तैयारी पूरी है। जितने बॉक्सर हैं सब अपनी अपनी जगह जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ बार जो है अपने अभ्यास में निरंतर लगे रहते हैं। तो आज 14 दिसंबर को रामनगर में उत्तराखंड की टीम का ट्रायल हो रहा है, जिसमें पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे बच्चे सीनियर्स के आए हुए हैं, जिसमें 10 बच्चे बालक में और 10 जो है बालिका में। यहाँ पे कम से कम जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में सभी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, टिहरी, हरिद्वार, तो सभी टीमें यहाँ पे आई हुई हैं, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल यहाँ पे बॉक्सर्स आए हुए हैं जो अपना यहाँ पे ट्रायल दे रहे हैं। मैं 3 टाइम नेशनल चैंपियन हूँ जूनियर और यूथ में, और मैंने कजाकिस्तान, मॉन्टेनेग्रो में यूथ वर्ल्ड कप में गोल्ड लिया था, और कजाकिस्तान, दुबई और अमान, जॉर्डन में मेरा एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड है और एक बार सिल्वर है। अभी जो हमारा ग्रेटर नोएडा में नेशनल चैंपियनशिप होने वाली है सीनियर्स की 4 जनवरी से 10 जनवरी तक, उसके लिए आज हमारा रामनगर में ट्रायल्स है, उत्तराखंड की टीम का सिलेक्शन है, तो मेरी तैयारियां अच्छी चल रही है जी। हरिद्वार में पुलिस का बड़ा सत्यापन अभियान जारी है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों पर पुलिस ने अभियान चलाकर अलग अलग इलाकों में बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने घर घर जाकर किराएदारों, घरेलू सहायकों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया है। जिसका सत्यापन नहीं मिला उन्हें तुरंत प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। बता दें कि अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कदम आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किराएदारों और कर्मचारियों का समय पर सत्यापन अवश्य कराएं और सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लग जाती है। खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए युवा आगे आए हैं, जहां पर उन्होंने पांडेखोला स्थित नाले की सफाई की है। तो वही युवाओं का कहना है कि काफी साल पुराने अल्मोड़ा में 100 से भी अधिक नाले हुआ करते थे, लेकिन आज प्राकृतिक स्रोतों नाले गायब होने के कगार पर हैं। युवाओं ने कहा है कि उनका नालों को साफ करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। अल्मोड़ा जो है नौलों का शहर के नाम से जाना जाता था इतिहास में। यहाँ लगभग 360 नौले थे, मगर उनकी जो संख्या है वर्तमान में वो केवल 60 रह चुकी है। और ऐसा कोई ऐसे बहुत जल्दी क्या होगा कि 50 इसकी संख्या हो जाएगी, और ऐसे ऐसे धीरे करके कहते हैं कि 100 साल में इसकी संख्या 20 या उससे भी कम हो सकती है। तो हम लोगों ने ये सब युवा साथियों ने एक पहल चलाई कि हम आसपास के जितने भी नौले हैं उनकी सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले चरण में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ आबादी वाला क्षेत्र और जहाँ पहुँच जल्दी है लोगों की, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि नौला संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं पांडेखोला में। यह है कि जैसे हम हर जगह यहाँ पे पहले शुरुआत हमने पांडेखोला से की थी, ऊपर एक शिव मंदिर है, उसके पास एक धारा है, वहाँ से की थी। उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ आए। पहले हम यहाँ एक पेड़ लगा के गए थे और यहाँ सफाई करके गए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको मतलब पेड़ को देखा नहीं, वो पेड़ ऐसे रह गए। और यहाँ जो सफाई की थी उसके बाद वो लोग यहाँ आए भी नहीं। पानी तो लेना चाहते थे लेकिन रास्ता भी नहीं है यहाँ। और उसके बाद पानी साफ हम यहाँ पूरी सफाई करके गए थे और दोबारा आज देखने आए तो फिर से वैसी है। हमारा नौला संरक्षण का ये कार्य लगभग
बहुत पहले से चल रहा है और हम इसमें नॉलेज संरक्षण कर रहे हैं। जगह जगह पे जाके हम नॉलेज सफाई करते हैं और उसके आसपास सफाई और जो पेयजल होता है उसको बेहतरीन तरीके से पीने योग्य बनाना भी हम करते हैं। और इसमें हमारा लगभग नॉलेज के आसपास की सफाई हो गई, प्लास्टिक को दूर करना और लोगों का सहयोग भी हमको इसमें चाहिए होता है। और मैं आपसे मीडिया के थ्रू कहना चाहता हूँ कि जो भी हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज संरक्षण करने की। जो अल्मोड़ा में पानी की व्यवस्था है वो जब बरसात होती है तब गंदा पानी भी आता है और नल में हमेशा शुद्ध पानी ही रहता है। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।